Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the newly released web series called Citadel. अगर आप एक एक्शन थ्रिल और इसी के साथ स्पाई लवर हैं, then this web series is only made for you guys. यहाँ धमाकेदार फाइट सीक्वेंस तो देखने को मिलेंगे ही, इसी के साथ इंडियन तड़का बोले तो प्रियंका चोपड़ा की एक्टिंग का लाजवाब मामला भी देखने को मिलेगा। और अब जब इतनी ही तारीफ हो चुकी है, so now without wasting any time चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम एक बुलेट ट्रेन को देख पाते हैं जो कि हवा की रफ्तार से मिशिगन से इलिनॉइस जा रही थी। तभी वहां पर कहानी की लीड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा यानी कि नादिया सिंह को दिखाया जाता है। इस वक्त वो एक मिशन पर होती है और तभी यहाँ पर एक और शख्स उसके पास वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। इनकी बातों से हमें ये तो पता लग चुका था कि इन्होंने इससे पहले कई और स्पाई मिशन को अंजाम दिया है, लेकिन ये मिशन बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। नादिया के कान के नीचे जस्ट एक चिप लगी हुई थी जिसके थ्रू बर्नार्ड नाम का एक शख्स ऑल टाइम उससे कनेक्टेड था। अब यहाँ पर बर्नार्ड की जिसने वॉइस ओवर करी है वो भाई साहब मनी हाइस्ट के प्रोफेसर का वॉइस ओवर भी कर चुके हैं। दिल से कह रहा हूँ, इस आवाज को सुनकर तो मन प्रसन्न हो गया। खैर स्टोरी बहुत ही ज्यादा फास्ट पेस्ड है और ऊपर से एपिसोड सिर्फ 40 मिनट का है, जिसके अंदर इतनी सारी घटनाएं हो जाती है कि ईच एंड एवरीथिंग को अगर एक्सप्लेन करने लगूंगा तो ये वीडियो मोर देन 25 मिनट बन जाएगा। तो इनकी कॉन्वर्सेशन के डायरेक्टली कंक्लूजन पर आते हैं। इन दोनों को एक शख्स के पास में से एक केस चुराना था जिसके अंदर भारी मात्रा में यूरेनियम मौजूद था, लेकिन उस बंदे का सिक्योरिटी गार्ड भी इधर उधर ही घूम रहा था। जहां पर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि मेसन मतलब वो स्पाई लीड मेल वो जाकर उस गैंगस्टर के कवर को संभालेगा, वहीं नादिया जाकर उस गैंगस्टर से मुलाकात करके सीधा उससे वो बैग हासिल कर लेगी। उस कवर एजेंट के पीछे ऑलरेडी मेसन आ चुका था और उससे एक डायलॉग कहता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और तभी धमाधम कुटाई शुरू। और पर्सनली ये वाला ट्रेन सीक्वेंस जिसमें कड़क फाइट थी, पठान मूवी की याद दिला दी इसने। एक मायनों में तो ये भी कहूंगा कि ये पठान की लेवल से ऊपर की फाइट थी। वहीं दूसरी ओर नादिया पहुंच चुकी थी उस गैंगस्टर ग्रोवर के पास में जिसके पास यूरेनियम का भरा एक बक्सा था। नादिया ग्रोवर को कहती है कि हिलने की कोशिश मत करना क्योंकि मैंने तुम्हारी बंदूक पर अपनी बंदूक रखी है। अब लाइन क्या है समझ जाओ। अब यहाँ पर चालाकी करने का कोई भी जरिया नहीं बचता है। जहाँ पर इस कहानी का प्लॉट रिवील होता है और वो ग्रोवर बताता है कि मैं मैंडिकोर के लिए काम करता हूँ और तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि हमारे पास यूरेनियम है वो तो कभी था ही नहीं। तुम दोनों सीटाडेल के एजेंट्स को खत्म करने के बारे में ये सारा का सारा झमेला हमने क्रिएट किया था जो कि पूरा फेक था। और तभी हम चलती ट्रेन में वहां मौजूद सभी वेटर्स और विजिटर्स को देख पाते हैं जिनके हाथ में मशीन गन, शॉटगन सारे हथियार मौजूद थे। अब यहाँ पर मैं सीटाडेल और मैंडिकोर इन दोनों को ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज से करीब 100 सालों पहले इस सीटाडेल नाम की ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया गया ताकि वो दुनिया में जितने भी इलीगल और अनऑथराइज्ड काम हो रहे हैं उन्हें रोका जा सके, ताकि आम पब्लिक बोले तो देश में रहने वाले नॉर्मल सिविलियंस को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। वहीं मैंडिकोर एक ऐसी सर्विस थी जो कि करप्ट पॉलिटिशियंस, बड़े बिजनेसमैन और हिडन टेररिस्ट से पैसे लेकर उन्हें वेपन्स, न्यूक्लियर डिवाइस और कई सारी खतरनाक चीजें सप्लाई किया करते थे ताकि दुनिया में रहने वाले आम लोगों के बीच में होने वाले झगड़े से इन सारे बड़े लोगों का फायदा हो सके। तो बेसिकली मुद्दा यह है कि ये दोनों ही सर्विसेज पुराने टाइम से एक दूसरे की दुश्मन थी। मैंडिकोर पूरी तरीके से सीटाडेल को खत्म कर देना चाहता था और उसने काफी सालों में सीटाडेल के बहुत सारे एजेंट्स को मार भी दिया था। लेकिन यहाँ ग्रोवर का मुकाबला आज सीटाडेल के बेस्ट एजेंट मेसन केन से था। इस चलती लड़ाई को रोकने के लिए ग्रोवर वहां पर एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। पूरी ट्रेन की बोगी पानी में गिर जाती है, आग लग जाती है वहां पर और ऐसा लग रहा था कि सब लोग मारे गए। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में और हम मेसन को देख पाते हैं जिसकी याददाश्त खो चुकी होती है और डॉक्टर उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें तुम्हारा नाम पता है? तो वो कहता है कि नहीं। तभी वो उसे एक पासपोर्ट देता है जिसके ऊपर कायल नाम लिखा था। कायल से मुझे कायल रीस याद आ गया, मतलब वही टर्मिनेटर वाला। खैर उस सीरीज को कितना बना चुका हूँ लेकिन स्ट्राइक है कि पीछा नहीं छोड़ती। ओके सो कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है 8 साल आगे। इन 8 सालों में उसकी एबी नाम की एक लड़की से शादी होती है। अब कायल का इस वक्त नाम था कॉनरॉय, तो जाहिर सी बात है बीवी का नाम भी एबी कॉनरॉय और बेटी का नाम हेंड्रिक्स कॉनरॉय। इनकी अच्छी खासी मस्त लाइफ चल रही थी बिना किसी प्रॉब्लम के, ना ही कोई झगड़े ना ही कोई पंगा। और इस वक्त तो कायल भी अपने पुराने फंडों के बारे में सब कुछ भूल चुका
चुका था, बेचारे की याददाश्त जो चली गई थी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसे यकीन था कि वो जो इस प्रेजेंट की जिंदगी को जी रहा है उसने पहले भी कोई एक दूसरी लाइफ को जिया है। उसे कई बार अपनी पुरानी वाली लाइफ के पास्ट इंसिडेंट्स दिखाई पड़ते थे, इसलिए वो एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाकर अपने आप को कंसल्ट करवाता है। लेकिन वो साइकाइट्रिस्ट कहता है कि मैं चाहूं तो तुमसे हफ्तों हफ्तों यूं ही बुलाकर तुम्हारा फालतू का पैसा वेस्ट करवा सकता हूं, लेकिन अगर तुम्हें सच्चाई में अपनी असलियत जाननी है तो अपने डीएनए का टेस्ट करवाओ, क्योंकि आजकल तो एडवांस टेक्नोलॉजी है और यूएस गवर्नमेंट अपने सारे मैनकाइंड का डेटा सेफ रखती है। तो एक बार जाओ चेकआउट करो, क्या पता तुम्हें सचमुच तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल जाए कि तुम पास्ट में क्या थे। और अब जैसा कि टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुकी है तो इस एक्स एजेंट का जैसे ही डीएनए टेस्ट होता है तो मैंडी कौर के सर्विस को पता लग जाता है। यहाँ पर हम यूके की एम्बेसडर को देख पाते हैं जिनका नाम है डालिया। इनके पास यूएस सेक्रेटरी मिलने के लिए आते हैं, मतलब बुलाया तो डालिया नहीं होता है। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि डालिया मैंडी कौर के लिए काफी सालों से काम कर रही है और वो एक ब्रोकर है, यानी कि जो मैंडी कौर में बैठे बड़े बड़े लोग हैं उनके थ्रू जो ऑर्डर्स पास होते हैं वो सारे के सारे काम डालिया को करने पड़ते हैं। अब इस वक्त यूएस सेक्रेटरी को यहाँ पर इसलिए बुलाया था क्योंकि इनके पास खबर आई थी कि सीटाडेल का एक एजेंट अभी भी जिंदा है। डालिया का हेराल्ड से कहना था कि 8 साल पहले जब सीटाडेल को खत्म कर दिया गया तो हमें पता चला कि उसके खत्म होने से पहले उनके पास में उनके जितने भी सीक्रेट्स थे उन्होंने उसे एक टंगस्टन केस में साथ सुपर सिक्योरिटी कोड के साथ में एक जगह पर दफन कर दिया। मगर हाल ही में हमें ये पता चला है कि सीएसआई जो आपके अंडर काम करती है उन्हें उस जगह का पता लग चुका है, जिस पर हेराल्ड का कहना था कि यूके की एम्बेसडर चाहती है कि वो यूएस के सेक्रेटरी से उसके नेशनल सीक्रेट्स को बाहर निकलवा ले। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिस पर डालिया कहती है कि कैसा हो अगर आपकी वाइफ बाहर निकले और कैद हो जाए, या फिर आपकी बेटी जब कॉलेज से बाहर आकर कार में बैठे उसकी कार में ब्लास्ट हो जाए। तो अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो मुझे बता दो कि वो प्लेस कहाँ पर है जहाँ पर वो टंगस्टन केस मौजूद है। और इस इंफॉर्मेशन मिलने के बाद वो अपने खास एजेंट को कॉल करती है जिसका नाम था आंद्रेज और उससे वो टंगस्टन केस लाने के लिए कहती है। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है बर्नार्ड पर, जो कि एक तरीके से सीटाडेल का आखिरी स्पाई एजेंट था। वो यहाँ पर मैंडिकोर के कुछ लोगों के साथ बैठकर बातचीत कर रहा था कि वो छुपा हुआ स्पाई कौन है जिसने हमारे साथ गद्दारी करी और हमारे सारे एजेंट्स को मरवा दिया, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। और यहाँ बर्नार्ड उन तीनों को ही जान से मार देता है। वह हम कायल को देख पाते हैं जो कि अपनी वाइफ के साथ कुछ स्पेशल मोमेंट्स बिताने ही वाला था, लेकिन बार बार उसे उसकी पुरानी यादें आने लगती है और वो अपनी वाइफ से दूर हो जाता है। बार बार वही पुरानी चीजें रिपीट होने की वजह से वो उन चीजों को देखने जाता है जो कि उसे हॉस्पिटल में मिली थी, यानी कि अपनी घड़ी, अपनी पुरानी रिंग और वॉलेट, इसी के साथ पासपोर्ट जिसके ऊपर कायल कॉनरॉय नाम लिखा था। इसी बीच उनके घर पर हमला होता है। कायल उसे रोकने के लिए जाता है लेकिन उसी पर ही हमला हो जाता है जो कि किया था खुद बर्नार्ड ने, और वो उसके ऊपर गन पॉइंट करके उनकी पूरी फैमिली को कार में बैठने के लिए कहता है। कायल कहता है कि आखिर तुम हो कौन, मेरी फैमिली को इस तरीके से अगवा कैसे कर रहे हो, जिस पर बर्नार्ड कहता है कि कुछ बोलो मत, चुपचाप कार में बैठो। और कार में बैठा देने के बाद वो उनके ऊपर एक गैस छोड़ देता है जिसकी वजह से पूरी फैमिली बेहोश हो जाती है। इसी दरमियान कहानी में आंद्रेस पहुंच जाता है सीएसआई के द्वारा बताई गई उस सीक्रेट लोकेशन पर जहां उन्हें सीटाडेल का वो टंगस्टन केस मिल जाता है। बर्नार्ड यहाँ कायल को बताता है कि तुम्हारी असली पहचान कायल कॉनरॉय नहीं बल्कि मेसन कीन है। तुम सीटाडेल के एक पुराने एजेंट हो जो कि सबसे बेस्ट है। तुम्हें एक पुराने मिशन पर भेजा गया था, वो भी 8 साल पहले, लेकिन उस मिशन के पहले ही हमारे एक एजेंट ने डबल एजेंट बनकर मैंडिकोर को सारी इंफॉर्मेशन दे दी और उसमें तुम और तुम्हारी साथी नादिया सिंह मारी गई। मैंडिकोर को अब तक लग रहा था कि तुम दोनों का वजूद खत्म हो चुका है, लेकिन जैसे ही तुमने अपना डीएनए टेस्ट करवाया तुम्हारी इंफॉर्मेशन सीटाडेल और इसी के साथ मैंडिकोर को चल गई। इसी के साथ उन्हें यह भी पता चल गया है कि वो टंगस्टन केस कहां पड़ा है जिसके अंदर हमारी ब्लैक साइट्स, पुराने सभी एजेंट्स का डेटा और न्यूक्लियर वेपन कोड्स हैं। अगर इनके हाथ वो लग गए तो ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे और इससे उन लोगों से चुराने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन कायल कहता है कि मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूं, मुझे तो लड़ना भी नहीं आता और तुम मुझसे इतना बड़ा काम करने के बारे में कह रहे हो, जिस पर बर्नार्ड उसे एक चाकू फेंक कर मारता है। लेकिन तभी मेसन उसे एक हाथ से पकड़ लेता है, यानी कि उसका दिमाग भूल चुका था कि वो कौन था, लेकिन उसकी बॉडी को अभी तक याद था कि वो एक सुपर एजेंट था और 8 साल पहले उसने कौन से बड़े केस पर काम किया था। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है
8 साल पहले और हम देख पाते हैं कि जहां ब्लास्ट हुआ था नादिया सिंह वहां से बचकर भाग गई थी। और इसी के साथ इसका फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इसका सेकंड एपिसोड भी मैं जल्द ही आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the newly released web series called Citadel जो कि Amazon Prime पर अवेलेबल है बिल्कुल फ्री। इसके अभी तक सिर्फ 2 ही एपिसोड आए हैं एंड एवरी फ्राइडे एक एपिसोड आता रहेगा, यानी कि अगला 5th में एंड देन 12th में। सीरीज एक्शन से भरपूर है, बहुत सारा थ्रिल है। इसी के साथ एक्टिंग करने के लिए मेल लीड में इटर्नल्स वाले मेन हीरो दिख जाएंगे और फीमेल लीड में अपनी इंडिया वाली प्रियंका चोपड़ा। फर्स्ट एपिसोड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, धमाकेदार स्टोरी थी। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर उस वीडियो को चेकआउट करना मत भूलना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम 8 साल फ्लैशबैक वाला सीन देख पाते हैं जहां नादिया सिंह उस धमाके से बचकर भाग गई थी। उसे बार बार बर्नार्ड का कॉल आ रहा था, लेकिन कनेक्शन इतना लो था कि ये दोनों ठीक से बातचीत नहीं कर पा रहे थे। और बर्नार्ड उससे कहता है कि मैं ब्लैकआउट करने वाला हूँ, जिस पर नादिया कहती है कि नहीं ऐसा मत करना। और तभी उसके सामने कार आ जाती है और वो मदद मांगने के लिए उस कार में बैठ जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और उसके कपड़े चेंज कर दिए गए थे और उसके सामने एक शख्स बैठा था जिसके हाथ में बंदूक थी, यानी कि मामला बिल्कुल क्लियर था। उसके सामने जो बंदा बैठा था वो मैंडिकोर का ही एक एजेंट था। और यहाँ शातिर नादिया अपने हाथ में कांच का ग्लास जो आता है उसे फेंक कर उस पर मारती है और हाथों की चेन को खोलकर उसके साथ एक कड़क फाइट करती है। सीरियसली कह रहा हूँ, इस फाइट को देख करके और इस एक्टिंग को देख करके लगने लगा है कि बॉलीवुड का लेवल भी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। खैर डायरेक्टली कंक्लूजन पर आते हैं। फाइटिंग स्किल से नादिया उस बंदे को गिरा देती है, मगर इतने में ही बर्नार्ड का मैसेज आता है कि ब्लैकआउट होने वाला है। अब यहाँ पर ब्लैकआउट का मतलब ये है कि एजेंट के कान के नीचे एक चिप होती है। जब हेडक्वार्टर्स को लगता है कि एजेंट अब हमारे किसी काम का नहीं है या फिर इस एजेंट को पकड़कर दूसरे टेररिस्ट या फिर अपोजिशन पार्टी ले जा चुकी है, तो ये उन्हें ब्लैकआउट कर देते हैं, यानी कि उनकी यादाश्त पूरी तरीके से गुम कर देते हैं, ताकि सीटाडेल एग्जिस्ट करती है या नहीं उसके बारे में पता भी ना चले। अब यहाँ पर एक चीज और है, ये जो सीटाडेल के एजेंट्स है, इनकी फाइटिंग, इनकी सोच और इनकी मुखबरी करने का तरीका दुनिया की किसी भी सीक्रेट एजेंसी, कमांडो ट्रेनिंग या फिर जेड सिक्योरिटी से भी ऊपर का है। ये किसी भी चीज को हथियार बनाकर सामने वाले की बैंड बजा सकते हैं। और अब नादिया को लग ही चुका था कि इसकी मेमोरीज गुम होने वाली है, तो ये अपने आप को कुछ बचाने के लिए, अपने आप को याद दिलाने के लिए हाथ पे लिख देती है गो टू वेलेंसिया आयशा। अब यहाँ पर उसने खुद का नाम भी चेंज कर लिया था, ताकि अगर उसकी यादाश्त गुम हो भी जाए और किसी के सामने वो अपना असली नाम ना बता दे, इसलिए आयशा उसने लिखा था। वहीं सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में और यहाँ हम देख पाते हैं बर्नार्ड और मेसन केन को, जो कि अपनी फैमिली को अलविदा करता है और कहता है कि मैं जल्द ही उस केस को चुराकर वापस से तुम्हारे पास लौट आऊंगा, क्योंकि इस वक्त इनके पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं था। रास्ते में आगे जाते वक्त बर्नार्ड मेसन को यही बता रहा था कि तुम कौन से एजेंट थे, तुम्हारे पिछले कितने केसेस थे, नादिया के साथ तुमने कितने सारे बढ़िया बढ़िया मिशंस करे। और इसी के साथ वो मेसन को एक बात और बताता है कि जिस केस को हम लेने जा रहे हैं उसमें एक ऐसा इंजेक्शन है, अगर तुमने वो अपनी बॉडी में लगा लिया तो तुम्हारी यादाश्त वापस आ जाएगी, जिसे तुम हर बार पाना चाहते थे और ये जानना चाहते थे कि आखिर तुम हो कौन। अब ये लोग पहुंच चुके होते हैं न्यूयॉर्क में, जहां पर आंद्रेज और उसकी टीम ने उस टंगस्टन केस के ऊपर उन 7 सिक्योरिटी लॉक्स को खोलने का काम शुरू कर दिया था। अंदर कार में बैठकर बर्नार्ड सीसीटीवी कैमरास को हैक करके मेसन की एक नई पहचान बनाकर उसे एंटर करवा देता है और फिर उसे स्टेप बाय स्टेप लोकेशन और गाइडेंस देता रहता है कि तुम्हें कब क्या कैसे करना है। और इन्हीं सारी प्लानिंग्स के साथ में मेसन चुपचाप जाकर उस टंगस्टन केस को चुराकर बर्नार्ड के पास आ जाता है। जैसे ये खबर आंद्रेज डालिया को देता है कि उस केस को हमसे चुराया जा चुका है और जिसने चुराया है वो है मेसन केन, तो डालिया के तो होश उड़ चुके थे और वो कहती है कि मैं सिर्फ एक ब्रोकर हूँ, मेरे ऊपर और भी लोग हैं जिनके ऊपर मुझे जवाब देना पड़ता है। अगर मैंने उन्हें ये बताया कि वो चोरी हो चुका है तो तलवार मेरे गले पर लटकेगी, जितना जल्दी हो सके उसे ढूंढो। मीनवाइल बर्नार्ड मेसन से कहता है कि इस टंगस्टन केस में जो डिवाइस लगा है उसकी मदद से हम हमारे सारे एजेंट्स को ढूंढ भी सकते हैं, इसमें हमारे सारे सीक्रेट लोकेशन भी हैं और इसी के साथ ये ट्यूब्स भी हैं
जैसे ही तुम इन्हें अपनी गर्दन में इंजेक्ट करोगे तुम्हारी सारी यादें वापस आ जाएंगी। लेकिन ऐसा करने से पहले ही पीछे आंद्रे आकर उन पर हमला करना शुरू कर देता है और उसकी गोली सीधा आकर बर्नार्ड को घायल कर देती है। उस केस को बचाकर कैसे तैसे मेसन वहां से गाड़ी चुरा कर भागता है और जब वो ट्यूब को इंजेक्ट करने ही वाला होता है तो उसे पता चलता है कि वो तो लड़ाई झगड़े में ही फूट गई, यानी कि उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। अब मेसन के पास में नाडिया से मिलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि एक वही शख्स थी जो कि मेसन की यादें उसे वापस दिला सकती थी। इस वक्त वो वेलेंसिया में थी और न्यूयॉर्क से सीधा पहुंच चुका था अपना मेसन कीन वेलेंसिया में। उसकी मुलाकात नाडिया से होती है जो कि एक होटल में मैनेजर का काम कर रही थी। वो उसे आकर सारी डिटेल बताता है कि हम लोग स्पाई एजेंट्स थे, हमने काफी सारे मिशन साथ में किए थे, लेकिन 8 साल पहले एक ऐसा मिशन था यूरेनियम कवर करने का, मगर वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था, तुम भी गिर गई थी, मैं भी गिर गया था, हम दोनों को ही इतने टाइम तक ये पता नहीं था कि हम जिंदा भी हैं या नहीं। लेकिन नादिया को भी ब्लैकआउट कर दिया गया था तो उससे भी कुछ भी याद नहीं था। लेकिन जैसे ही वो केस उसके हाथ से टच होता है तो उसके हाथ में जो चिप लगी थी उसकी मदद से वो केस खुल जाता है। और यहाँ तो नाडिया को भी पता चल चुका था कि वो एक पुरानी एजेंट थी। वो जैसे ही खुद के ट्यूब को खुद में इंजेक्ट करने वाली थी इतने में आंद्रेस यहाँ पहुंच जाता है और अगेन बहुत तगड़ी फाइट होती है। पहले तो वो बहुत मारता है नादिया को क्योंकि उसे कुछ याद भी नहीं था और नादिया एक नॉर्मल औरत की तरह मार खाती रहती है। लेकिन तभी मेसन उसे कहता है कि उसे अपने अंदर इंजेक्ट करो और जैसे ही ट्यूब अंदर जाती है फिर वो वुमेन वंडर वुमेन बन जाती है। आंद्रे को जो पटक पटक कर धोती है। खैर वीडियो क्लिप्स यहाँ पर लगा नहीं सकता क्योंकि इस वीडियो क्लिप्स के चक्कर में पठान पर स्ट्राइक आई थी, ब्लैक एडम पर स्ट्राइक आई थी, अभी लेटेस्ट में मूवी करी थी इविल डेड राइज, उस पर स्ट्राइक आ गई। चैनल बेचारा खत्म होने की कगार पर है। तुम्हारे एंटरटेनमेंट के चक्कर में 2 साल की मेहनत गुल हो जाएगी, कचरे के डब्बे में चली जाएगी। तो इससे बेटर ये है कि तुम फोटोज से खुश रहो। वहीं इस एपिसोड की एंडिंग में हम लोग देख पाते हैं कि अब डालिया के हाथ सीटाडेल का मेन कंप्यूटर हैकर बर्नार्ड लग चुका था और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस क्या होगा इसके नेक्स्ट एपिसोड में? क्या बर्नार्ड डालिया को सीटाडेल की सारी इंफॉर्मेशन दे डालेगा या फिर मेसन और नाडिया के एक सेफ प्लेस पर पहुंचने से पहले ही आंद्रेस इन्हें खत्म कर देगा? तो अगर इन्हीं सभी सवालों के जवाब पाना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ क्योंकि इसका नेक्स्ट एपिसोड आते ही आप लोगों के लिए उसका एक्सप्लेनेशन जल्द ही आ जाएगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the newly released web series called Citadel और आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 3 के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने ऑलरेडी इसका फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड एक्सप्लेन करके लास्ट वीक ही अपलोड कर दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों ही वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, एक बार जाकर उन्हें चेकआउट जरूर करना। बात करें इस 3rd एपिसोड की तो धीरे धीरे एक्शन का लेवल और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एक बार के लिए तो मैं इसे मार्वल की मूवी ब्लैक विडो से भी कंपेयर कर सकता हूं क्योंकि जितने सीजेआई उसमें भी थे सेम टू सेम इसमें भी हैं। और कास्ट एंड क्रू की तो बात ही क्या करूं, अगर इंडियन एक्टर है तो धमाल तो मचना ही है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। सीन दिखाया जाता है डालिया की तरफ जो कि इस वक्त अपने घर पर बर्नार्ड को बंदी बनाई हुई थी और उससे सीटाडेल के बारे में सारी सच्चाइयां उगलवा रही थी। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है मेसन और नाडिया पर जो कि इस वक्त अपनी जान को बचाकर एक सेफ हाउस में आए थे। सीटाडेल के ऐसे कई सारे सेफ हाउसेस थे जो कि दुनिया में अलग अलग जगह फैले हुए थे, लेकिन मैंडिकोर ने ऐसे कई सारे सेफ हाउस तबाह कर दिए थे जिनमें से कुछ ही बचे थे और ये उनमें से एक था। यहाँ नाडिया मेसन की बुलेट को निकालने लगती है। इस बीच मेसन उससे पूछता है कि क्या हमारे बीच पहले कभी कुछ हुआ था, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हारा फेस ही याद है, इसका मतलब मैं तुम्हारे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड था। जिस पर नाडिया का कहना था कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था, तुम और मैं बस एक जासूस थे। जिसके बाद कहानी यहाँ से 10 साल पीछे फ्लैशबैक में जाती है जहाँ में यूएस ऊटा का सीन दिखाया जाता है। इस वक्त मेसन को एक नया मिशन दिया जाने वाला था। यहाँ बर्नार्ड और एक और चीफ इनकी एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग लेने वाली थी, लेकिन बर्नार्ड ने ऑलरेडी मेसन को इस मिशन के बारे में बता दिया था कि मैंडिकोर एक ऐसा वायरस बना रहा है जो कि इबोला से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर एक बार उसे यूएस पर गिरा दिया तो सभी लोग जल्द से जल्द मर जाएंगे। तो तुम्हारा काम है उस केस को लाना जिसके अंदर वो वायरस है, जहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है। सेम ही चीजें चीफ आकर भी बताती है, लेकिन इस बार इस काम को सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 एजेंट्स करने वाले थे, जिनमें एक एजेंट ऑलरेडी मैंडिकोर के लिए काम कर रहा था। इट मींस कि वो एक डबल एजेंट था जो कि इस काम में मेसन का हाथ बटाने वाला था। मेसन का कहना था कि वो अकेला ही सारा काम कर सकता है, जहां कार्टर आकर उसे बताता है कि इस मिशन में तुम्हें उसकी मदद जरूर लगेगी। तो मेसन कहता है कि मैं उसे पहचानूंगा कैसे, जहां पर कार्टर का कहना था कि बस तुम उसे देखते ही पहचान लोगे। सीन शिफ्ट होता है मैंडिकोर के सीक्रेट हाइड आउट पर, जहां उस वायरस को बनाया जा रहा था। उसे कैसे तैसे मेसन चुरा कर भागता है, तभी उसके पीछे कुछ पैराट्रूपर्स लग जाते
जाते हैं, लेकिन उनका बेहतरीन सामना करते हुए मेसन उन्हीं में से एक के साथ कूद जाता है और फिर अपने बूट्स में से स्कीन स्लाइड्स निकालकर बर्फ में उन सभी दुश्मनों से भागने की कोशिश करता है। लेकिन एक जगह ऐसी आती है जहाँ पर बर्फ नहीं होती और वो फिसल कर गिर पड़ता है। तभी वहाँ पर मैंडिकोर के सारे सैनिक आ जाते हैं, जहाँ उनकी लीडर भी थी। कार्टर कहता है कि यही तुम्हारी साथी है इस मिशन में, और जैसे ही पहले कोई और शूट करता उससे पहले नादिया उन दुश्मनों को शूट करती है और ये दोनों ही उनसे जमकर लड़ते हैं। पर्सनली कह रहा हूँ, फाइट में मजा आ गया देखकर। हालांकि यहाँ पर मेसन की बॉडी से खून बहुत ज्यादा बह चुका था, उसके अपर लीवर में खून बहुत ज्यादा फैल चुका था, जिस पर नादिया उसे एक और सेफ हाउस में ले जाती है और यहाँ पर इन दोनों के बीच एक छोटी कॉन्वर्सेशन हमें दिखाई जाती है। नादिया का कहना था कि उसकी माँ पहले सीटाडेल के लिए काम किया करती थी, इसलिए वो भी आज सीटाडेल में ही है। जिसके बाद इनके बीच में किसिंग सीन होता है और इन्हें अपने नेक्स्ट मिशन के लिए पेरिस ले जाया जाता है, जहाँ पर ये आपस में इंटीमेट भी होते हैं। वहीं सीन शिफ्ट होता है अगेन प्रेजेंट टाइम में और यहाँ नादिया एक हाई टेक पीसी में किसी अननोन पर्सन से बातें कर रही थी। इसकी स्क्रीन देखकर मुझे भी लगा कि यार काश एक ऐसा मॉनिटर मेरे पास भी होता। खैर, इमोशन को रखते हैं साइड में। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, वो पर्सन उससे पूछता है हाउ इज द पैकेज, जहाँ नादिया का रिप्लाई था कि आई एम वेटिंग फॉर यू, यानी कि कोई तो बात है नादिया के पास जो वो सीटाडेल से छिपा रही है। यहाँ सीन डालिया की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि बर्नार्ड से कहती है कि तुमने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो कि दुनिया भर की न्यूक्लियर पोटेंशियल को ढूंढ सकता है, यानी कि हम वो पता लगा सकते हैं कि देश की सेना ने कहां कहां पर न्यूक्लियर वेपन्स रखे हैं। तुम्हारी मशीन हमारे बहुत काम आ सकती है, हमें इस दुनिया की सबसे ताकतवर शख्सियत बनाने में। लेकिन दिक्कत है उन 3 लेटर्स की जो कि इसका पासवर्ड है। अगर तुम वो बता दो तो हम इसे फटाफट खोल लेंगे। जिस पर बर्नार्ड हंसता है और कहता है कि क्या इतना आसान है मेरा मुंह खुलवाना। जहाँ डालिया कहती है कि तुम तो जानते ही हो कि हम सीटाडेल वालों का मुंह खुलवाने में कितने होशियार हैं। इन बिटवीन स्टोरी सीन दिखाया जाता है उसकी वाइफ की ओर, जो कि हेंड्रिक्स को नए नए हथियार दिखा रही थी। यहाँ उसकी बातचीत एबी से भी होती है, जो का एबी से पूछना था कि आखिर तुम मेसन से कैसे मिली। जिस पर एबी बताती है कि करीब 8 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके चलते हुए एक डॉक्टर के पास थेरेपी के लिए जा रही थी और मेसन भी वहीं पर आ रहा था। इसी बीच हमारी मुलाकात हुई, हम दोनों के बीच प्यार बढ़ा और आज हम साथ में हैं। उधर बर्नार्ड को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था, लेकिन फिर भी वो मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद आंद्रेस को बुलाया जाता है और बर्नार्ड को ही कहा जाता है कि अगर तुमने सच्चाई नहीं उगली तो हम तुम्हारी खोपड़ी को खोलकर तुम्हारे दिमाग में से मेमोरीज को भी निकाल सकते हैं, जिससे हमें उस पासवर्ड का पता चल जाएगा। तो अगर अपनी जान नहीं गंवाना चाहते हो तो सच्चाई बता दो। जिसके बाद वो आंद्रेस को वहां छोड़कर निकल जाती है। आंद्रेस जैसे ही उसकी खोपड़ी खोलने वाला था, तभी बर्नार्ड कहता है कि क्या तुम जानते हो कि ब्रियल अभी भी जिंदा है। ब्रियल का नाम सुनते ही आंद्रेस चौंक जाता है, क्योंकि एक वक्त पर वो उसकी हमसफर थी। यहाँ सीन अगेन शिफ्ट होता है मेसन पर, जो कि इस वक्त अपनी वाइफ एबी से बात कर रहा था और कहता है कि मुझे वो सीक्रेट एजेंट सीटाडेल वाली मिल चुकी है, जो कि मेरी यादों को लौटा सकती है। एक तरफ एबी को खुशी भी होती है कि उसके पति को उसकी सारी सच्चाइयां मालूम चल जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ उसे हर्ट भी होता है कि एक जो एजेंट है वो फीमेल है। कहीं उन दोनों के बीच अगर नजदीकियां बढ़ गई तो उसकी शादीशुदा जिंदगी का क्या होगा। हालांकि दूर खड़ी नादिया उनकी ये बातें सुन लेती है और मेसन को कुछ पैसे देकर यूएस वापस लौट जाने के बारे में कहती है, जहां पर मेसन कहता है कि मैं जब तक अपने बारे में सारी सच्चाइयां नहीं जान जाता कि मैं हूं कौन, हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या था, तब तक वापस नहीं जाऊंगा। और ऊपर से मुझे बर्नार्ड ने कहा था कि मैंडिकोर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, तो देश की सुरक्षा अब हमारे ही हाथों में है। जिसके बाद वो अपने उस केस को खोलते हैं, जिसके अंदर कुछ रेड लाइट चमकने लगती है। बेसिकली ये रेड लाइट्स उन पास्ट सीटाडेल एजेंट्स का इंडिकेशन था जो कि जिंदा थे उस वक्त तक भी। उन्होंने कुछ मैसेज वगैरह भी सेंड किए थे, जिनमें कार्टर का मैसेज था कि उन्हें मैंडिकोर पकड़ने आ चुके हैं। वो मोरक्को का एक एड्रेस बताता है और कहता है कि मैं एक ब्लैक साइट पर हूँ, अगर तुम मुझे बचाने आ सकते हो तो आ जाओ। जिस पर नादिया बताती है कि मैं भी 2 हफ्ते तक वहां पर टॉर्चर हुई हूँ, उस जगह को चेंज कर दिया गया है और नई जगह का पता सिर्फ बाल्टीमोर को है। लेकिन उससे पता निकलवाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैंने उसके भाई का कत्ल किया था, इसलिए मुझे तो वो कुछ नहीं बताएगा, लेकिन तुम इस काम में मेरी मदद कर सकते हो। जिसके बाद मेसन बाल्टीमोर के पास उसके सारे मोबाइल को हैक करने के लिए पहुंचता है। उसके हाथ में एक लाइटर था जो कि एक ट्रांसमीटर की तरह काम कर रहा था। नादिया उसे इंस्ट्रक्शन देती है कि जितना ज्यादा हो सके लाइटर को उसके मोबाइल के पास रखना, ताकि वो सारा डेटा उसके मोबाइल से कॉपी कर ले। लेकिन बाल्टीमोर से सच उगलवाना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि मेसन एक सीटाडेल का एजेंट है। एक वक्त था जब बाल्टीमोर मैंडिकोर के लिए काम किया करता था, लेकिन अब उसने वो काम छोड़ दिए और खुद का पर्सनल बिजनेस संभालने
लग गया था। इसी बीच बाल्टीमोर मेसन को कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है जिसने सीटाडेल के साथ दगा किया और मैंडीकोर के साथ हाथ मिला लिया। नाडिया ये सुनते ही मेसन को वहां से निकलने के बारे में कहती है, लेकिन मेसन था जिसे और भी ज्यादा सच्चाइयां जाननी थी, इसलिए वो नाडिया की बात को इग्नोर करता हुआ बाल्टीमोर की बातें सुनने लगता है और धीरे धीरे उसका माइंड ये कहने लगता है कि नाडिया कुछ तो ऐसा है जो छिपा रही है। इसी बीच नाडिया उसे जोर देकर वहां से निकलने के बारे में कहती है और बोलती है कि सारा डेटा ऑलरेडी कॉपी हो चुका है, वहां से निकलो। इस बीच यहाँ पर इनमें फाइट भी होती है और मेसन कैसे तैसे करके उन गुंडों से अपनी जान बचाकर नाडिया के साथ आ जाता है। कार में मेसन उससे पूछता है कि आखिर बाल्टीमोर तुम्हारे किस सच के बारे में बता रहा था, जिस पर नाडिया कोई रिप्लाई नहीं करती और कहती है कि मैं मैंडीकोर के साथ मिली हुई नहीं हूँ। अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है तो मेरे साथ चलो, नहीं तो भाड़ में जाओ। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है बर्नार्ड पर, जो कि ब्रियल के बारे में आंद्रेस को बताता है और ये ब्रियल और कोई नहीं बल्कि एबी ही थी, जिसकी शादी 8 साल पहले मेसन से हो चुकी थी और ऐसे कई राज थे जो कि आंद्रेस को पता ही नहीं थे। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। Yes, hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the newly released web series called Citadel और आज हम इसके सीजन 1 के एपिसोड 4 के बारे में बात करने जा रहे हैं। एवरी वीकेंड जैसे ही इसका हर एक एपिसोड आता है, एक्साइटमेंट का लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके तीनों एपिसोड बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। मेसन केन जो कि एक जासूस था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अपनी सारी यादें खो चुका था और अपनी यादों को वापस पाने के लिए निकल चुका था नाडिया के साथ में, जहां पर सीन शिफ्ट होता है मोरक्को के मैंडीकोर के ब्लैक साइट पर, जहां इस वक्त कार्टर कैद था। और अगेन यहाँ पर स्टार्टिंग से ही धमाकेदार एंट्री इन दोनों सीटाडेल जासूसों की, जो कि एक एक को धूल चटा देते हैं। वन मोर टाइम गाइस कहूंगा कि एक्शन के लेवल पर अगर देखा जाए तो इसने सारी हदें पार कर दी। काफी सारी गोलियां चलती है, बहुत सारी मार कुटाई होती है, एक एक को खत्म कर देने के बाद में ये पहुंच जाते हैं मेन सेल तक, जिसके अंदर इनका पुराना साथी कार्टर कैद था। लेकिन जैसे ही वो मेसन को देखता है तो कहता है कि मुझसे दूर हट जाओ, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और यहाँ से एक कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर हमें इन दोनों का पेरिस का एक मिशन दिखाया जाता है, जिसके लिए मेसन और नाडिया एक साथ आए थे। यहाँ नाडिया अपनी एक बेस्ट फ्रेंड सेलेस्ट का जिक्र करती है, जिसने एक बार उसकी जान बचाई थी और इनके अपकमिंग मिशन में वो उनकी एक बहुत बड़ी साथी होने वाली थी। जिस पर मेसन कहता है कि मुझे किसी और पर भरोसा नहीं, और वैसे भी उसे सीटाडेल ज्वाइन किए हुए कितना ही टाइम हुआ है, खैर ये तो मिलने पर ही पता चलेगा कि उसमें कितना दम है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीटाडेल के हेडक्वार्टर्स में और यहाँ पर उनके सामने बैठी थी सेलेस्ट, जो कि और कोई नहीं, इसके फर्स्ट सीजन में जो 8 साल तक हमने मेसन की वाइफ देखी थी यानी कि एबी, ये वही थी। मेसन को उसकी काबिलियत पर शक था, लेकिन नाडिया कहती है कि हमारे अगले मिशन में वही हमारी एक साथी बन सकती है। मैंडीकोर का खास एजेंट एंडर्स, जिसने एक ऐसी मशीन बनाई है जो कि इस दुनिया की सारी सैटेलाइट, मिलिट्री फोर्सेस और हाईटेक कंप्यूटर्स को हैक करके एक बड़ी ताकत बनने के साथ साथ हमारा वजूद भी मिटा सकती है, जिसका नाम उसने दिया है ऑस्की। लेकिन उसे पाना इतना आसान नहीं, इसके लिए हमें उसके साथ कनेक्शन बनाने होंगे। जिस पर मेसन कहता है कि सेलेस्ट, अगर तुम्हें हमारे साथ मिलना है तो तुम्हारी ये लाइफ भूलनी पड़ेगी, अपने आप को इतना चेंज करना पड़ेगा कि जब कांच में भी खुद की शक्ल देखो तो अपने आप को ना पहचान पाओ। तुम्हें बिल्कुल अपना वजूद मिटा देना होगा, हमसे कनेक्शन तोड़ देना होगा, प्यार करने का नाटक नहीं बल्कि सचमुच प्यार करना होगा, लेकिन हर वक्त अपने मिशन पर भी फोकस रखना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये दुनिया और हम खतरे में आ सकते हैं। जिसके बाद सेलेस्ट अपना पूरा रूप बदल लेती है, बाल कलर कर लेती है, आंखों के लिए नई कॉन्टेक्ट लेंसेज लगा लेती है और आज से उसका नया नाम था ब्रियल। जिसके बाद वो एंडर्स से आकर मिलती है और उसके साथ अपनी करीबियां बढ़ाने की कोशिश करती है। इसी बीच उसके हाथ में वो एक मैप को देख पाती है, जहां पर उनकी लोकेशंस थी। इसी के साथ साथ वो कुछ पेपर्स में इंजीनियरिंग के कोड्स लिख रहा था, जिस पर उसका कहना था कि मैं भी इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखती हूँ। और इसी तरीके से इन दोनों की ही दूरियां नजदीकियों में बदलती जाती है और एंडर्स को ब्रियल से प्यार हो जाता है। धीरे धीरे दिन निकलते जाते हैं 40, 60, 80, मगर अब ब्रियल ने सीटाडेल को मैंडीकोर की सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन देना बंद कर दिया होता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है लंदन में और यहाँ पर ये दोनों अगेन एक और बड़े मिशन के लिए आए थे, लेकिन ये
ये मिशन हमें नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा, जिसके बाद में हमें इन दोनों की एक सीक्रेट बातचीत दिखाई जाती है, जिसमें मेसन कहता है कि इतना वक्त हो गया, लगता है ब्रियल अपना काम ठीक से नहीं कर रही, इसके लिए मुझे ऑप्स मिलिट्री भेजनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे खबर चली है कि उसका भाई जिस पर बहुत सारा कर्ज है और वो हर वक्त नशे में रहता है, पूरी माफिया उसके पीछे पड़ी है, तो कहीं अपने भाई की जान बचाने के लिए जिस केस को ब्रियल को हम तक पहुंचाना है, अगर उसने ब्लैक मार्केट में बेचकर उसके बदले पैसा ले लिया तो फिर तो हम और भी ज्यादा खतरे में आ जाएंगे। जिस पर नाडिया कहती है कि हमें एक बार ब्रियल पर भरोसा करना चाहिए, तुमने उसे कच्चा खिलाड़ी समझा है लेकिन वह है नहीं, क्योंकि मैंडिकोर की सिक्योरिटी हर वक्त उसके आसपास ही रहती है, तो अगर उसने हमसे कांटेक्ट नहीं किया होगा तो उसके पीछे जरूर तो कोई खास रीजन होगा। मगर मेसन उसकी बात नहीं मानता और ब्रियल को अपने हेडक्वार्टर्स में लाने के लिए एक ऑप्स टीम वहां पर भेज देता है। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है मैंडिकोर के ब्लैक साइट में, जहां ऑस्की का प्रोटोटाइप ब्रियल असली की जगह नकली रख देती है और उसे लेकर भागने लगती है, लेकिन एंडर्स के भाई डार्की को वो दिख जाती है और वो उसके ऊपर मुक्का आजमाइश करता है। इसी बीच हमें यहाँ पर ब्रियल की फाइटिंग भी दिखाई जाती है, जो कि किसी ब्लैक बेल्ट से कम नहीं थी। मगर इस पूरी मुठभेड़ के बीच में ऑप्स मिलिट्री भी पहुंच जाती है और इन सभी को पकड़कर सीटाडेल के हेडक्वार्टर्स ले आती है, जिसके बाद सीटाडेल की हेड ग्रेस दिखाई जाती है और वो कहती है कि अब बात आती है ब्रियल से इंटेरोगेशन की, तो कौन करना चाहेगा। जिस पर मेसन कहता है कि मुझे नाडिया पर भरोसा तो है, मगर वो ब्रियल से सच नहीं उगलवा सकती, क्योंकि उसने तो एक बार उसकी जान बचाई थी और यहाँ तक कि इस बार के मिशन में भी मुझे नाडिया ने मना किया था, तो उससे इंटेरोगेशन के लिए मैं जाऊंगा। जिसके बाद ब्रियल से पूछताछ होती है कि आखिर तुमने वो केस कहां पर रखा, तो ब्रियल कहती है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, मैंने असली से नकली बदल तो दिया था और वो मेरे बैग में था, लेकिन जो बैग तुम लेकर आए हो सकता है कि उसे डार्की ने चेंज कर दिया हो। जिसके बाद मेसन कहता है कि वहां पर लड़ते वक्त डार्की को कहां समय मिला होगा उसे चेंज करने का, उसे तुमने ही छुपाया है, क्योंकि तुम्हारा भाई जिसे कि नशे की लत है और पूरी माफिया उसके पीछे पड़ी है, तो अपने भाई की जान बचाने के लिए तुमने उसे ब्लैक मार्केट में बेच दिया। आखिर सच क्या है ब्रियल, हमें बता दो, वरना हम सब मुसीबत में पड़ सकते हैं। और अब तो हालात बद से बदतर हो चुके थे, क्योंकि उसे सच उगलवाने के चक्कर में मेसन ने उसके भाई पर टारगेट कर दिया था कि अगर तुमने सच नहीं उगला तो हमारे ड्रोन तुम्हारे भाई को इसी वक्त खत्म कर देंगे। इसी बीच नाडिया आकर इस पूरे प्रोसेस को रुकवा देती है और कहती है कि अगर ब्रियल नहीं कह रही तो इसका मतलब उसे सच नहीं पता। जिसके बाद हम ग्रेस, कार्टर और मेसन के बीच में एक सीक्रेट कॉन्वर्सेशन देख पाते हैं, जहां मेसन कहता है कि मुझे 100% श्योरिटी है कि ब्रियल ने उस केस को पैसों के लिए ब्लैक मार्केट में बेच दिया है। इसी के साथ उसे हमारी काफी सारी इंफॉर्मेशन भी पता है। मैंडिकोर किसी भी वक्त उसे यहाँ से लेकर जाने ही वाली होगी, इसलिए बेहतर यही रहेगा कि हम उसकी पूरी माइंड की मेमोरीज को ब्लैकआउट कर दें। अगर उसे कुछ याद रहेगा ही नहीं तो वो हमारे बारे में बताएगी ही क्या। तो ग्रेस कहती है कि इस वक्त ये ब्लैकआउट प्रोसीजर अंडर प्रोसेस है, यानी कि अभी पूरी तरीके से कंप्लीट बना नहीं है। अगर एक बार किसी की याददाश्त चली गई तो वापस लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन मेसन इन्हें ये सारा काम इलीगली करने को बोलता है, जिसमें सीटाडेल के और एजेंट्स को इस बारे में पता ना लगे। जिसके बाद में वो बर्नार्ड से आकर उसकी मेमोरीज को हटाने की बात करता है, तो बर्नार्ड उसे कहता है कि ये प्रोसेस करना बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर एक बार उसकी सारी याददाश्त चली गई तो उसे इस ट्यूब की मदद से ही लाया जा सकता है। जिस पर मेसन कहता है कि इसकी ट्यूब भी तोड़ दो, मैं नहीं चाहता कि उसे इस पूरे मिशन के बारे में कुछ भी याद रहे। और अब जैसा कि मेसन सीटाडेल का एक सबसे बेस्ट एजेंट था, तो बर्नार्ड को उसकी ये बात माननी पड़ती है। जिसके बाद ब्रियल का ब्लैकआउट करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और ये सब खत्म हो जाने के बाद में उसे सीटाडेल के एक सेफ हाउस में भेजा जाना था। लेकिन इस कहानी के पत्ते तो तब खुलते हैं जब नाडिया उसे थैंक्स कहकर जाती है और मेसन की शक्ल पर शिकंत होती है, जहां कार्टर उसके पास आकर कहता है कि ब्रियल निर्दोष थी। शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन सीटाडेल के द्वारा कोई भी एजेंट अगर किसी टीम को कुछ भी इंस्ट्रक्शन देगा तो वो सारे मुझसे पास आउट होकर निकलते हैं। मुझे ये जानकारी मिली है कि जब उस बैग को यहाँ तक लेकर आया जा रहा था तो ऑफ के चीफ को किसी ने 1 घंटे पहले ये कहा कि उसे बैग से निकालकर नकली के साथ रिप्लेस कर दो, और वो ऑर्डर्स नाडिया ने दिए थे, जिसमें तुमने उसका साथ दिया। इसका मतलब तुम दोनों मैंडिकोर के लिए काम करते हो। और वहीं से कहानी अगेन प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर कार्टर इन दोनों से ही डर रहा था, खास करके नाडिया से। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग और थ्रिल और एक्शन से भरे होने वाले हैं। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we gonna talk about the newly released web series called Citadel, और आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 5 के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये इस सीरीज का सेकंड लास्ट एपिसोड होने वाला है, जिसके बाद इसका फाइनल एपिसोड मैं जल्द ही एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। धीरे धीरे ये सीरीज इतनी ज्यादा एक्शन, थ्रिल और जबरदस्त स्पाई वाली होती जा रही है कि क्या ही बताऊं। थोड़े टाइम पहले मैंने अपनी कंप्लीट सीरीज मिशन इम्पॉसिबल के 6 पार्ट्स मेन चैनल हितेश नागर पर डाले थे, लेकिन पैरामाउंट की मूवीज थी तो वो ब्लॉक हो गई। लेकिन बहुत सारी स्पाई की इक्विपमेंट
पॉइंट्स ऐसे थे जो कि इस सीरीज में भी यूज हुए हैं, तो अब तो इन्हें समझना और इसे एक्सप्लेन करना और भी ज्यादा इजी हो चुका है मेरे लिए। तो जाहिर सी बात है आप लोगों का फायदा यानी कि बेहतरीन एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम मोरक्को की ब्लैक साइट देख पाते हैं, जहां इस वक्त मैंडिकोर ने कार्टर को कैद करके रखा था। और यहाँ पर हमारा लास्ट एपिसोड भी खत्म हुआ था, जहां पर कार्टर ये कह रहा था कि नाडिया सिंह ही वो डबल एजेंट है जिसने सीटाडेल की सारी इंफॉर्मेशन मैंडिकोर को बेची। अब यहाँ से कहानी 9 साल पीछे जाती है और हमें एथेंस राज्य दिखाया जाता है, जहां पर इस वक्त नाडिया और मेसन केन बैठकर अपनी फ्यूचर की प्लानिंग्स कर रहे थे। बेसिकली इस वक्त तक मेसन को नाडिया से प्यार हो चुका था और वो अपनी फ्यूचर लाइफ उसी के साथ देख रहा था, जबकि नाडिया भी इस वक्त के लिए तैयार नहीं थी। वहीं दूसरी ओर मेसन उसके लिए आज उसे प्रपोज करने के लिए एक रिंग भी लाया था और सोच रहा था कि अगर नाडिया से दिल की बात कहने पर वो मान जाती है तो वो उसके साथ शादी कर लेगा। अब इन दोनों के बीच में यहाँ बहुत ही ज्यादा क्रूशियल कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है, क्योंकि एक जासूस होने के नाते ये दोनों ही आपस में एक दूसरे पर शक भी करते थे कि क्या ये सब कुछ इन्हें धोखा देने की कोई साजिश तो नहीं। वही सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में और हम यहाँ पर बर्नार्ड को देख पाते हैं, जहाँ इस वक्त वो आंद्रेस के साथ बात कर रहा था और बता रहा था कि ब्रियल यानी कि एबी अभी भी जिंदा है और मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूँ। हालांकि यहाँ आंद्रेस उसके हाथ खोलने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर डालिया पहुंच जाती है और उसे शूट कर देती है और अपने लोगों को कहती है कि ये कचरा बाहर फेंक दो। और फिर वो बर्नार्ड के पास आती है और कहती है कि बर्नार्ड ये तुमने क्या कर दिया, तुम तो वैसे भी जानते हो कि हम मैंडिकोर वाले सीटाडेल वाले लोगों का मुंह खुलवाने में कितने ज्यादा होशियार हैं, तुमने फिर से गड़बड़ कर दी। शायद तुम जानते नहीं कि तुम्हारे ही ग्रुप के कुछ लोग आज भी हमारे लिए काम करते हैं, और वैसे भी अभी तुम्हें सीटाडेल के बारे में पता ही क्या है। ऐसे कई सारे राज हैं जिनके ऊपर से पर्दा उठना अभी बाकी है। अब यहाँ पर डालिया किन राजों के बारे में बात कर रही है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही। यहाँ सीन अगेन 9 साल पीछे फ्लैशबैक में जाता है और इस बार मेसन केन अपनी पूरी ताकत से नाडिया को प्रपोज करने वाला था, मगर नाडिया को ये बात मालूम चल चुकी थी कि मेसन केन ने एबी की सारी यादें मिटा दी। और अब क्योंकि वो नाडिया की दोस्त थी तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो मेसन केन के प्रपोजल को भी ठुकरा देती है। यहाँ मेसन उसे अपनी सारी राम कथा बताता है कि जब मैं 5 साल का था तो मेरे पिता एक बड़े बम धमाके में मारे गए, ऊपर से मेरी माँ भी मुझे बचपन में सिर्फ 5 साल का ही छोड़कर जा चुकी थी। मुझे सीटाडेल के लोगों ने ही बचपन से पाला पोसा और हर वो चीज सिखाई जहाँ पर हमें दुश्मन के कोई भी सबूत नहीं रखने चाहिए। अगर बाय चांस एबी की यादें उसके पास रहती तो वो किसी भी वक्त तुम पर एक बड़ा खतरा बन सकती थी, और यही रीजन था कि मुझे उसकी सारी यादें मिटानी पड़ी। खैर, एक लड़की के लिए उसका होने वाला हस्बैंड बहुत ही ज्यादा ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, और इसी रीजन के चलते नाडिया उसका रिश्ता ठुकरा कर उससे दूर चली जाती है। वहीं नेक्स्ट डे जब वो अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं, यानी कि वो प्रेग्नेंट है। जिसके बाद वो अपने पिता राही गंभीर से कांटेक्ट करती है, जो कि स्पेन का एक बहुत बड़ा माफिया था, और उनसे अपने आप को सुरक्षित रखवाने के लिए वेलेंसिया जगह पर एक घर बुक करवा लेती है। खैर, बुक तो क्या ही करवाती है, ऑलमोस्ट उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, तो ये कुल मिलाकर वहां पर शिफ्ट होने वाली थी। मगर वो अपने पिता राही गंभीर से एक बात भी कहती है कि वेलेंसिया जाने से पहले वो लास्ट बार मेसन से मिलना चाहती है और उसे ये बताना चाहती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली है। अगेन सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में और यहाँ डालिया बर्नार्ड से कहती है कि हमें तुम्हारी फैमिली की लोकेशन मिल चुकी है कि वो अभी किस वक्त कहाँ कौन से सेफ हाउस में मौजूद हैं। अगर उनकी जान बचाना चाहते हो तो इस डिवाइस के अंदर न्यूक्लियर फाइल के पासवर्ड डाल दो, जो कि ऑलमोस्ट 12 डिजिट का था। हालांकि बर्नार्ड करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए उसे वो फाइल का पासवर्ड देना पड़ता है। जिसके बाद डालिया सीधा डाविक को कॉल लगाती है, जो कि आंद्रेस का भाई था, और बताती है कि मुझे ये पता चला है कि 9 साल पहले नाडिया सिंह स्पेन के वेलेंसिया शहर में पहुंच चुकी थी और वहां उसकी कोई तो खास चीज है जिसे वो पाना चाहती थी, लेकिन 8 सालों से तो उसकी यादाश्त ही गुम थी। मगर अब उसकी यादाश्त वापस आ चुकी है तो वो वहां पर जरूर जाएगी। नाडिया के पहुंचने से पहले तुम वहां पर पहुंचो और उस खास चीज को मेरे पास लेकर आओ। इस काम में यामास की तुम्हारी मदद करेगा। और हाँ डाविक, एक चीज बताना मैं भूल गई, उसने बर्नार्ड के साथ
इंटेरोगेशन करते वक्त थोड़ी सी लापरवाही बरती थी तो बर्नार्ड ने उसे गोली मार दी। इस बात को सुनकर डाविक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मगर अब वो कर भी क्या सकता था। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है कासाब्लांका मोरक्को में, जहां पर इस वक्त नाडिया और मेसन केन कार्टर को अपने साथ भगाकर लेकर जा रहे थे। कार्टर नाडिया पर इल्जाम लगाता है कि आखिर तुमने मैंडिकोर के साथ हाथ क्यों मिलाया, तुम यहाँ से भागी क्यों, जिस पर इस कहानी का बहुत बड़ा प्लॉट रिवील होता है, जिस पर नाडिया सिंह बताने लगती है कि आज से करीब 9 साल पहले जब मैं और मेसन केन आपस में करीब आए थे तो मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अगर वो कोड्स मैंडिकोर के हाथ लग जाते या फिर सीटाडेल के पास लग जाते तो दोनों में से कोई ना कोई कभी भी उन कोड्स का मिसयूज करके दुनिया पर कहर बरसा सकता था, और मैं ये खतरा किसी के भी हाथ में नहीं लगने देना चाहती थी। और यही रीजन था कि उन कोड्स को मैंने कहीं छिपा दिया और करीब 1 साल तक वेलेंसिया में अपनी बेटी आयशा की आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन जब वो आई और सिर्फ 6 महीने की हुई तो मुझे एक मिशन और मिला, यानी कि वो मिशन था जहां पर फर्स्ट एपिसोड में ट्रेन में हमने प्रियंका चोपड़ा और मेसन भैया की फाइट देखी थी, और वहां से इन दोनों की यादाश्त गुम हो गई थी। तो 8 साल कहाँ गायब हो गए इन्हें खुद भी पता नहीं चला। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर यामास्की पहुंच जाता है और कहता है कि तुम लोग ऑलरेडी 3 हो और हमारे पास ऑलमोस्ट 20 जनों की फोर्स है, चाहे तो हम तुम्हें यहीं पर छलनी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंट कॉल है, इसे अटेंड कर लो, नहीं तो भगवान को प्यारे हो जाओगे। जब मेसन वो कॉल पिक करता है तो कॉल पर होती है डालिया और वो उसे कहती है कि जिस चीज को 8 साल पहले नाडिया सिंह वेलेंसिया में छोड़कर आई थी उसका नाम है आयशा, और वो और किसी की नहीं तुम्हारी बेटी है, और अब वो मेरे कब्जे में है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसमें कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं जल्द ही इसका 6th पार्ट लाने वाला हूं। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। यस, हेलो एवरीवन, हितेश हियर एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट द फाइनल एपिसोड ऑफ सीटाडेल, यानी कि सीजन 1 का 6th एपिसोड। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये शानदार वेब सीरीज यहाँ पर खत्म हो रही है, लेकिन इसके 2nd सीजन के ऑलरेडी कुछ शॉट्स इसके एंड में दिखाए जा चुके हैं, यानी कि 2nd सीजन आने वाला है, मगर अभी नहीं, 2024 में। इस एपिसोड में बहुत सारी धमाकेदार चीजें हुई हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत आज से 30 साल पहले सर्बिया में होती है, जहां पर हम बचपन के 5 साल वाले मेसन केन को देख पाते हैं, जिसके पिता की एक बड़े बम धमाके में मौत हो चुकी थी, और अब वो अपनी दादी के साथ एक छोटे से घर में रह रहा था, क्योंकि उसकी मॉम उसे छोड़कर भाग गई थी। टीवी में भी हर बार ऐसी ही मूवीज देखना जिसके अंदर बहुत सारी क्रूअलनेस भरी थी, और यही रीजन था कि मेसन केन ने बचपन में ही सीटाडेल को ज्वाइन कर लिया और आज वो एक जासूस बना फिर रहा है। यहाँ से कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में, और हम देख पाते हैं यामास्की की गाड़ी के अंदर कार्टर, नाडिया और मेसन केन को, जिसे कि इस वक्त डालिया के ये सभी लोग एक ऐसे प्लेन में लेकर जाने वाले थे जहां से इन लोगों को समुद्र के बीच में एक यूएस सबमरीन के अंदर से 5 न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च करना था। अब यहाँ छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। बेसिकली मेसन केन के बायोमेट्रिक्स से ही उस सबमरीन का मेन डोर खुल सकता था, और यही रीजन था कि डालिया को सिर्फ सीटाडेल का मेसन केन ही चाहिए था। लेकिन ये मिशन इतना ज्यादा हार्ड होने वाला था, क्योंकि सबसे पहले तो ये भरी बारिश में प्लेन में करीब 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर होंगे, जहां से डायरेक्ट डाइव मारकर इन्हें अखंड समुद्र में से उस सबमरीन को ढूंढना था, और ऊपर से सटीक लोकेशन पर लैंड होकर के उसमें से बायोमेट्रिक लगा करके उन 5 मिसाइल्स को लॉन्च भी करना था। नाडिया कहती है कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, लेकिन अब बायोमेट्रिक मेसन का ही है तो अब उसे तो जाना ही था। लेकिन कार्टर इस बात को जानता था कि अगर ये मिसाइल्स दुनिया पर गिरी तो पूरा का पूरा ह्यूमन सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाएगा। ऊपर से मैंडिकोर जो एक बड़ी ताकत बनना चाहती है वो अपने सारे मंसूबों में कामयाब हो जाएगी। तो ये पहले ही मेसन को बता देता है कि तुम्हें जाकर सबसे पहले तो बायोमेट्रिक से मेन डोर तक पहुंचना है, और फिर मिसाइल्स में से लॉन्च कोड वाली डिस्क को निकाल लेना है, ताकि मिसाइल में कोड्स होने के बावजूद भी वो लॉन्च ना हो सके। मगर दिक्कत की बात ये थी कि इस बार डाविक भी उसके साथ में था, और ये दोनों ही सेम टाइम पर प्लेन से कूद जाते हैं। इसी बीच कार्टर अपनी हैकिंग स्किल्स की मदद से उस सबमरीन को हैक करके पानी की सतह पर ले आता है, और बड़ी मुश्किलों के साथ में पहले मेसन और फिर डाविक वहां पर लैंड कर जाता है। लेकिन डाविक जैसे ही ये देखता है कि मेसन ने अपने बायोमेट्रिक से उस सबमरीन का मेन डोर खोल दिया है, तो वो उसका काम खत्म होने पर उसे जान से मारने की कोशिश करता है, बट लकीली उसका पैराशूट फंस जाता है सबमरीन के टॉप
विंग पर। नाडिया इस बात को जानती थी कि मैंडिकोर के लोग कैसे भी करके उन मिसाइल्स को लॉन्च करना ही चाहते हैं। अब मेसन जिसके पास अपनी यादें तो थी नहीं, तो वो इस मिशन को पूरा नहीं कर सकता था, इसलिए अब फाइनली नाडिया को प्लेन से जंप मारकर सीधा उस सबमरीन तक पहुंचना था। मीनवाइल कहानी में ट्विस्ट आ जाता है और डाविक गद्दारी कर देता है डालिया के साथ, क्योंकि डाविक को ये पता चल चुका था कि डालिया की वजह से ही उसका भाई आंद्रेस मारा गया। और अब उसके साथ वो एक डील करता है कि अगर तुम इन लॉन्च कोड्स के साथ में मिसाइल्स को किसी स्पेसिफिक सिटी या फिर कंट्री पर गिरवाना चाहती हो तो इसकी कीमत यह है कि तुम्हें मुझे मैंडिकोर की फैमिली में ऐड करवाना पड़ेगा। लेकिन ये काम इम्पॉसिबल था, क्योंकि मैंडिकोर जो थे वो बहुत बड़े लोग थे। कोई छोटा मोटा जासूस या फिर कातिल इनकी फैमिली में एंट्री नहीं ले सकता था। तो यहाँ पर डालिया भी कहती है कि चाहे तो लॉन्च कोड्स को छोड़ दो, मगर मैं तुम्हें मैंडिकोर में एंट्री नहीं दे सकती, मतलब उनका फैमिली मेंबर नहीं बना सकती। इतने में यहाँ पहुंच जाती है नाडिया। अब यहाँ पर इन तीनों के बीच में बहुत मार कुटाई होती है, बहुत दमादम फाइट होती है। इसी बीच कार्टर नाडिया को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी देता जा रहा था कि कैसे तुम्हें अपने बॉडी का टेम्परेचर कम करके लॉन्चिंग मिसाइल्स तक पहुंचना है ताकि तुम उनकी डिस्क निकाल सको। अब यहाँ पर कहानी कई बार फ्लैशबैक में जाती है, कई बार प्रेजेंट टाइम में आती है, तो मैं सारे के सारे 3 पैरेलल सीन्स हैं जो कि एक ही बार में बता देता हूँ। सीन नंबर 1, जहाँ ये पता चलता है कि बर्नार्ड ने ऑलरेडी मेसन केन के ब्लैकआउट की एक बैकअप फाइल तैयार करके रखी थी, मतलब कि अगर याददाश्त खो भी जाए, वो ट्यूब टूट भी जाए, तो भी बैकअप के थ्रू उसके सारी यादें वापस लाई जा सके। पैरेलल सीन नंबर 2, जहां पर हम ये देख पाते हैं कि जॉय ने हेंड्रिक्स और एबी को बचा लिया होता है। और सीन नंबर 3, जो कि पर्सनली मेरा भी फेवरेट है, मेसन केन की मम्मी और कोई नहीं डालिया ही होती है, जो कि उसे बचपन में 5 साल का छोड़कर जा चुकी थी। और मेसन अपनी मॉम के पास वापस आया था सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसे डालिया मिल नहीं रही थी। मतलब कि आज से 9 साल पहले का वक्त था जब वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी और सीटाडेल और इसी के साथ में लॉन्चिंग कोड्स को लेकर के भाग चुकी थी, किसी को भी मिल नहीं रही थी। तो बीइंग अ जासूस मेसन ने अपनी पूरी जान लगा दी थी, लेकिन मिल नहीं पा रही थी। तो वो थक हार कर अपनी मम्मी मैंडिकोर के पास आया और बोला कि अगर आप मुझे नाडिया की लोकेशन दे दें तो बदले में मैं उन सारे सीक्रेट जो भी हैं लॉन्चिंग कोड्स पर खुद का बायोमेट्रिक साइन लगा दूंगा, यानी कि मेरे अलावा कोई और उन्हें एक्सेस कर ही नहीं पाएगा। अब यहाँ से कहानी के अगेन प्रेजेंट टाइम पर आते हैं। तीनों पैरेलल सीन्स खत्म हो चुके हैं। ये लोग कैसे तैसे करके, जहाँ एक तरफ नाडिया उन मिसाइल्स की डिस्क को बाहर निकाल रही थी, वहीं मेसन केन डाविक से लड़ रहा था, लेकिन वो एक जासूस तो था नहीं, मतलब यादें भूल चुका था। मगर तभी उसे बर्नार्ड की एक बात याद आती है कि तुम्हारा दिमाग भूल चुका है कि तुम एक जासूस थे, मगर तुम्हारी बॉडी को अभी तक याद है, वो तुम्हारी मसल मेमोरी में है कि तुम किस टाइप के जासूस थे। और इन सभी बातों को याद करके वो डाविक को पेल देता है। और एकदम एंड मोमेंट्स पर, जहां पर वो मिसाइल 5 में से मतलब 4 में से डिस्क निकल चुकी थी, लेकिन एक फिर भी लॉन्च होने वाली थी, मगर वक्त से पहले नाडिया उसकी एक डिस्क को निकालने में कामयाब हो जाती है और एक बड़ी तबाही होने से पहले ये सब कुछ थम जाता है। जिसके बाद नाडिया, मेसन ये दोनों पहुंच जाते हैं अपने 10 साल पुरानी वाली यूएस के सीटाडेल हेडक्वार्टर्स में, जो कि ऑलमोस्ट अब पूरा तबाह हो चुका था। यहाँ पर जोए, हेंड्रिक्स और एबी भी आ चुके थे। और फाइनली वो बैकअप फाइल जो कि कार्टर ने निकाल ली थी सारे पुराने डेटा को डाउनलोड करके, तो अब मेसन की यादें भी वापस आ चुकी थी। लेकिन कहानी के एंड के सस्पेंस में ये चीज छोड़ दी जाती है कि सीटाडेल जो कि मैंडिकोर को खत्म करना चाहती थी एक पूरी बिल्डिंग में, मगर उनके लोकेशंस गलत थे, तो वो एक नॉर्मल सिविलियंस वाली बिल्डिंग को उड़ा देती है, जिसके अंदर 157 लोग मारे जाते हैं। और ये बात कहीं लीक ना हो जाए, आम पब्लिक तक पहुंच ना जाए, तो उन्होंने सारे गवाहों को बदल दिया और कुछ को तो जान से मार दिया। और यही रीजन है कि डालिया को सीटाडेल पर गुस्सा था। और यही बेहतरीन सस्पेंस के साथ ये वाला कंप्लीटली सीजन यहाँ खत्म होता है। इसके बाद इसके सेकंड सीजन की कुछ क्लिप्स हमें यहाँ पर दिखा दी गई हैं, जो कि 2024 में आएंगी। आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन वीडियोज हम क्वालिटी कंटेंट बनाकर आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगली एक और शानदार वेब सीरीज के साथ।